नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। भारत में 69,60,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 70,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं अब तक 59,60,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। पिछले 24 घंटे में 64,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। वहीं पिछले 24 घंटे में 800 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत, जबकि 1,07,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है इस बीमारी से मौत। मानव त्वचा पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है कोरोना वायरस, बार बार हाथ धोना है जरूरी। बताते चले कि एक अध्ययन में पता चला है कि ये वायरस मानव के शरीर पर 9 घंटे तक जीवित रह सकता है, इसलिए बार बार हाथों को धोते रहें। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली को किया गया सतर्क, बोले तीसरी वेव के लिए रहे तैयार। प्रतिदिन 15,000 से भी ज्यादा नए मरीज आ सकते हैं। बताते चले कि आने वाले फेस्टिवल सीजन के साथ साथ ठंड के मौसम के बढ़ने के साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 15,000 से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, इसीलिए उसकी तैयारी अभी से ही कर ली जाए। कोरोना वायरस को लेकर चीन का बड़ा दावा, बोली पूरी दुनिया में फैला था, हमने केवल सबसे पहले दी जानकारी। बताते चले कि चीन ने शुक्रवार को दावा किया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले वर्ष दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला था, लेकिन उसने सबसे पहले इस संबंध में जानकारी दी और कार्रवाई की। साथ ही आपको बताते चले कि चीन ने उस व्यापक दृष्टिकोण का खंडन किया है कि महामारी में तब्दील होने से पहले यह घातक वायरस वुहान में उत्पन्न हुआ था। बीजेपी का बंगाल मार्च, रिवॉल्वर लिए सिख शख्स के साथ धक्का मुक्की और पगड़ी खींचे जाने के बाद मचा कोहराम। बताते चले कि गुरुवार को कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा एक सिख शख्स को जबरन हिरासत में लिए जाने का दृश्य सामने आने के बाद कोहराम मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि कोलकाता पुलिस ने भटिंडा के रहने वाले 43 वर्षीय पंजाबी शख्स बलविंदर सिंह की पगड़ी खींचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। बताते चले कि घटना हावड़ा मैदान इलाके की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज। बताते चले कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं को गुरुवार को राज्य सचिवालय मार्च करने के लिए कोलकाता और हावड़ा की सड़कों पर उतारा था। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है। टीवी रेटिंग में हेरफेर मामले में रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस ने भेजा समन। बताते चले कि टीवी रेटिंग में हेरफेर मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। टीआरपी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस के रिमांड नोट में रिपब्लिक टीवी के साथ साथ इंडिया टुडे का भी नाम। बताते चले कि टीआरपी स्कैम के खुलासे के एक दिन के बाद अब मुंबई पुलिस के रिमांड नोट से इसका खुलासा हुआ है कि आरोपी विशाल भंडारी समाचार चैनलों के व्यूअरशिप में छेड़छाड़ के लिए वित्तीय लेनदेन में शामिल था। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के साथ साथ फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा का नाम लिया था, लेकिन गुरुवार को इसने इस केस में इंडिया टुडे पर भी आरोप लगाए हैं। कर्नाटक की अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। बताते चले कि कर्नाटक के तुमकुरू जिले की एक अदालत ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया है कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को
कथित रूप से निशाना बनाकर किए गए ट्वीट के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। ब्लैक मनी मामले में सरकार को स्विस बैंक खाता धारकों की दूसरी सूची मिली। 86 देशों में 31 लाख खातों का रिकॉर्ड साझा। बताते चले कि भारत को स्विट्जरलैंड से उन खाता धारकों की जानकारी मिली है जिन्होंने स्विस बैंकों में धन जमा कर रखा है। इसमें ऐसे लोगों का भी धन हो सकता है जिन्होंने जानकारी दिए बिना विदेश में धन जमा कर रखा हो। इससे काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता माना जा रहा है। भीमा कोरेगांव केस में 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताते चले कि एल्गार परिषद में माओवादियों से रिश्ते के मामले में गिरफ्तार 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 23 अक्टूबर तक के लिए गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्वामी को एनआईए ने गुरुवार को रांची स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके साथ आपको बताते चलें कि पुणे के पास कोरेगांव भीमा में एक युद्ध स्मारक के पास 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़क गई थी। इसके एक दिन पहले ही पुणे शहर में हुए एल्गार परिषद सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर उकसाने वाले भाषण दिए गए थे। एनआईए अधिकारियों ने कहा है कि जांच में यह पता चला है कि स्वामी माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान में भी चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक बैन। बताते चले कि भारत और अमेरिका के बाद अब चीन के सबसे करीबी मित्र पाकिस्तान में भी चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बैन लगाते हुए हवाला दिया है कि समाज के कई वर्गों से शिकायत आ रही थी कि टिकटॉक वीडियो ऐप के जरिए अश्लीलता और फुहरता फैलाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण नोएडा में इस वर्ष नहीं होगी रामलीला। बताते चले कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस वर्ष गौतम बुद्ध नगर में रामलीला का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही विजयदशमी का पर्व भी प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाएगा। आयोजकों ने यह जानकारी दी। देश की बड़ी उपलब्धि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सुखोई फाइटर प्लेन से सफल परीक्षण। बताते चले कि रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल ने पूरी तरह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है का आज ITR बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। इसे वायुसेना के लिए DRDO ने विकसित किया है। इस उपलब्धि के लिए DRDO और अन्य लोगों को बधाई भी दी है। CBSE ने जारी की 12वीं का कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट। लगभग 60% छात्र हुए पास। बताते चलें कि CBSE ने 12वीं कक्षा का कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। CBI बोर्ड की 12वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा में 59.43% छात्र पास हुए हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। AIADMK MLA A प्रभु और उनकी 19 साल की पत्नी को कोर्ट में मिली जीत। दलित ब्राह्मण की शादी पर झेल रहे थे विरोध। बताते चलें कि 35 साल के दलित विधायक ने ब्राह्मण पुजारी के परिवार से आने वाली 19 साल की सौंदर्या से शादी की है, जिसका इस हफ्ते काफी विरोध हो रहा था। पटना पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। आज होगा राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और PM मोदी ने किए अंतिम दर्शन। वहीं रामविलास पासवान के निधन पर राहुल गांधी ने चिराग को लिखा खत। बोले, पिछड़े तबके की आवाज से आपके पिता। बताते चले कि केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान की हार्ट सर्जरी हुई थी।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को फोन करके उनका हालचाल जाना था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताते हुए और उनके सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने किए 2 बड़े फैसले, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी और स्मॉग टावर को दी मंजूरी। बताते चले कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट ने पर्यावरण और पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को 2 अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने ट्री प्लांटेशन पॉलिसी और स्मोक टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि 1 पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको पेड़ काटना ही नहीं है बल्कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। आज हमारे पास ऐसी तकनीक है कि हम उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने दुनिया का दूसरा स्मोक टावर लगाने की भी घोषणा की है। बताते चले कि पहला स्मोक टावर चाइना में है, जहां आनंद विहार में केंद्र सरकार यह टावर लगा रही है। वहीं दूसरा टावर दिल्ली सरकार कन्नॉट प्लेस में लगा रही है। हाथरस केस मामले में फंड पाने के आरोप पर चंद्रशेखर ने सीएम योगी को किया चैलेंज, कहा 1 लाख रुपए भी निकाल दो तो राजनीति छोड़ दूंगा। बताते चले कि हाथरस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और भीम आर्मी के लिंक मिलने के दावों को लेकर ईडी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली भीम आर्मी और पीएफआई के बीच कोई संबंध नहीं मिला है। ईडी की इस जानकारी के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे हमला बोलते हुए बड़ा चैलेंज किया है। बताते चले कि सीएम योगी ने हाथरस की घटना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहा था। साथ ही इसमें विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग की भी बात कही गई थी। बिहार इलेक्शन को लेकर आरजेडी ने कई विधायकों को किए बेटिकट, दूसरे चरण के 36 से अधिक प्रत्याशियों को बांटे सिंबल। बताते चले कि आरजेडी ने दूसरे चरण के लिए अपने हिस्से आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए हैं। वहीं तीसरे चरण के भी कुछ प्रत्याशियों को भी सिंबल दिए गए हैं। हालांकि कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। वहीं पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए नए चेहरों को उतारा गया है। वहीं कुछ विधायकों को टिकट कटने की स्थिति में कहीं समायोजित करने का भी भरोसा दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। बताते चले कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करती है। पिछले कई सालों से भूखमरी खत्म करने के लिए ये संगठन लगातार प्रयास कर रही है। वहीं कोरोना काल में इस संगठन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। नोबेल समिति ने कहा है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अहम भूमिका रही है। पति ने काटी पत्नी की गर्दन, कटे सिर को लेकर पहुंचा थाने, कहा मैंने कर दी पत्नी की हत्या। बताते चले कि यूपी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूत्रों से पता चला है कि पति ने कहा है कि पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। पत्नी किसी और के साथ नाजायज संबंध बना रही थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मौसम विभाग का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवात। 9 से 11 अक्टूबर को कई राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। मजबूत वैश्विक रुख से सोने और चांदी में तेजी। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख से दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी में तेजी रही। सोना 236 रुपए की तेजी के साथ 51,558 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं चांदी 376 रुपए चढ़कर 62,775 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
लगातार 7वें सत्र चढ़ा बाजार, सेंसेक्स 327 अंक चढ़ा। बताते चले कि घरेलू शेयर बाजार में लगातार 7वें सत्र तेजी रही। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग और एनबीएफसी के शेयरों में तेजी देखी गई। इससे बाजार को सपोर्ट मिला। जहां सेंसेक्स 327 अंक चढ़ी, वहीं निफ्टी में भी 80 अंकों का उछाल देखने को मिला। कल आईपीएल टी20 में दिल्ली ने राजस्थान को 46 रनों से हराकर पहुंची पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे। बताते चले कि दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 184 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी राजस्थान की टीम दिल्ली के गेंदबाजों के सामने 138 रनों पर सिमट गई। वहीं इस मैच को जीतकर दिल्ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे पहुंच गई है। आज आईपीएल टी20 में चेन्नई का मुकाबला बेंगलुरु से, जहां चेन्नई 6 मैचों में 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पे है। वहीं बेंगलुरु 5 मैच में 3 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पे है। दोनों ही टीमों ने अपने आखिरी मैच में हार हासिल की थी, तो इस मैच को जीतकर दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना चाहेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।